हाँ, तो मेरे प्रिय मित्रों और कराहना क्लासेज के चांद सितारों, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बहुपद, पॉलिनोमियल। देखिए इसमें क्या है, जब कई बीजीय व्यंजक जुड़कर एक साथ मिलकर एक किसी पद का निर्माण करते हों तो वह बहुपद कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। अब ये बीजीय व्यंजक क्या है दोस्तों? देखो, बीजीय जो व्यंजक हैं ये जो है चर और अचर राशियों के योग, गुणन, बाकी, भाग आदि के संयोग से जो पद बनते हैं वो बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि बीजीय व्यंजकों में इसमें इन पदों में जो घात होती है वो हमेशा याद रखना, इनकी जो घात है, घात हमेशा पूर्ण संख्या होगी दोस्तों, पूर्ण संख्या। ठीक है। बहुपद की जो घात है वो हमेशा पूर्ण संख्या होगी, और पूर्ण संख्या होल नंबर्स आप जानते हो। ठीक है। कैसे नहीं जानते हो बताओ, मन में सोचो। पूर्ण संख्याएं मैंने बताई थी आपको पिछली एक वीडियो में, जीरो से और अनंत तक जाने वाली संख्याएं, यानी प्राकृत संख्याओं में यदि हम शून्य को शामिल कर दें, प्राकृत संख्याएं जो गिनती की संख्याएं हैं 1 2 3 4 अनंत तक, उनमें अगर शून्य को शामिल कर दिया जाए, जीरो को शामिल कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है, होल नंबर्स कहलाती हैं। ठीक है। अगर किसी बहुपद में घात ऋणात्मक है या भिन्नात्मक है तो वह बहुपद नहीं होगा। ठीक है। जैसे देखिए, इसमें मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 2x² प्लस 3x माइनस 4। इसमें देखिए, इसकी जो बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात कहलाती है। यहां पर इसमें 2x², तो घात जो 2 है इसकी पावर, ये बहुपद की घात है। ठीक है। ये बहुपद की घात हो गई। अब इसमें मान लो किसी पद में 3x की घात -2 प्लस 1, अगर ये है तो इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे, ये जो है बहुपद ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो घात है वो हमेशा पूर्ण संख्या होगी, न कि ऋणात्मक या भिन्नात्मक। अगर ये आ जाए कि x प्लस 2, या यूं कहें कि x की घात 1/2 प्लस 2, ये अगर हो तो भी क्या है, हम ये कहेंगे कि यह बहुपद नहीं है। ठीक है। बहुपद होगा ही नहीं, क्योंकि जब इसकी घात ऋणात्मक या भिन्नात्मक होगी तो वह बहुपद नहीं होगा। अब देखिए मित्रों, जो चर की घात है, यहां हमने देख लिया कि जो चर की घात है वो हमेशा पूर्ण संख्या होगी, और इसमें बहुपद में जो पदों की संख्या है वो भी सीमित होगी। अब देखिए आगे हम चलते हैं कि इसमें बहुपद के जो प्रकार हैं वो कितने हैं, क्या है। अब हम जो है प्रकार की बात करें तो एक हम इसके पदों की संख्या के आधार पर इसको बांट सकते हैं। तो यहां पर लिख दूं मैं कि पद या पदों की संख्या इस आधार पर, और दूसरा जो है ये घात के आधार पर, घात के आधार पर। ठीक है। पद की संख्या के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, एक पदी, मोनोमियल, द्विपद, बाइनोमियल, और त्रिपद, ट्राइनोमियल। ठीक है। तो एक पदी हो गया, द्विपद और त्रिपद, ये जो है हमारे पास में 3 प्रकार के बहुपद होते हैं पद की संख्या के आधार पर।
अब देखिए घात की संख्या के आधार पर रैखिक द्विघात और त्रिघात, ठीक है। एक तो हो गया रैखिक, एक हो गया द्विघात और एक हो गया त्रिघात। यानी घात के आधार पर भी बहुपद को 3 प्रकारों में बांटा गया है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। अब अगर मित्रों जैसे इसकी बात करें, एक पदी का मतलब है, जैसे ये हमने लिख दिया यहाँ पर 4x, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पद है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि एक पदी है ये। और द्विपद में इसमें 2 पद होंगे, जैसे इसी में मैं ऐड करूं 4x प्लस 2, तो इसमें 2 पद हो गए, ठीक है। और त्रिपद में 3 पद हो जाएंगे। त्रिपद में 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, इसमें 3 पद हो गए, इसलिए इसको हम बोलेंगे त्रिपद। अब रैखिक में देखिए, रैखिक में x माइनस 5, अब द्विघात में 5x स्क्वायर प्लस 3, ये जो है द्विघात बहुपद कहलाएगा। और त्रिघात में क्या है, त्रिघात में जो है 3x की घात क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, इसमें ये जो है त्रिघात बहुपद कहलाएगा, ठीक है। आपको जो है बहुपदों के प्रकार अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि एक पदी कौन सा होता है, द्विपद कौन सा होता है और त्रिपद कौन सा होता है। घात के आधार पर हम बात करें तो घात के आधार पर भी जो है हमने तीनों को रैखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपदों के बारे में जान लिया है, ठीक है। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। हमने बहुपद के प्रकार जाने, इसके बाद में हम देखते हैं कि बहुपद का जो शून्यक है वो क्या है मित्रों। अब देखिए यहां पर जो मैं कहना चाहूंगा आपसे कि जो वास्तविक संख्या है, माना कि k, तो उस k को, एक वास्तविक संख्या k को बहुपद का शून्यक कहेंगे, ठीक है। और अगर इसको मैं ये कहूं कि इसको व्यापक रूप में अगर बोलें तो k इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये जो है बहुपद का शून्यक कहलाएगा। एक वास्तविक संख्या k को बहुपद का शून्यक कहा जाएगा, और यदि इसका व्यापक रूप अगर लें हम तो k इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अब देखिए शून्यक के बारे में आपने जाना। अब इसके बाद में जो अगला इसका जो पॉइंट है, एक द्विघात समीकरण a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके लिए, इस द्विघात समीकरण के लिए इसके संगत समीकरण y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए जो ग्राफ का आकार होगा वो ऊपर की ओर खुला परवल है, ऊपर की ओर खुला परवलय होगा। इस द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए जो संगत समीकरण होगा इसका, उसके लिए ग्राफ का जो आकार होगा वो ऊपर की ओर खुला परवलय होगा, ठीक है। और या फिर अगर ये नहीं, या तो ऊपर की ओर खुला परवलय होगा या फिर नीचे की ओर खुला परवलय होगा, ठीक है। ये इस चिन्ह को हम परवलय बोलते हैं। तो इसके लिए जो है इसका ग्राफ का जो आकार है वो या तो ऊपर की ओर खुला परवलय होगा या नीचे की ओर खुला परवलय होगा। अब इसके बाद में हम जो है किसी बहुपद के लिए शून्यकों और उसके गुणांकों में संबंध को जानेंगे, ठीक है मित्रों।
देखो स्टूडेंट्स, शून्यक और गुणांकों में संबंध, ठीक है। अब हमारे पास में एक द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c। हमारे पास में ये द्विघात बहुपद है। अब इसके लिए जो है शून्यक और गुणांकों में संबंध क्या होगा, यदि इसके हम जो है शून्यक माने, यदि ये एक द्विघात बहुपद है और इसके शून्यक कोण है अल्फा और बीटा, इनको माना जाए तो देखिए इनमें संबंध अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -b/a। ठीक है, ये आपके समझ में आ रहा है। अगर इनके शून्यकों को अल्फा बीटा हम मान रहे हैं तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों शून्यकों के योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आएगा, -b/a। ये b क्या है, ये b है मित्रों x का गुणांक और ये a कोण है, ये x² का गुणांक। तो -b लेंगे यानी कि x का गुणांक यहां पर लेंगे और ये a x² का गुणांक है। इसके बाद में अगर बात करें कि इन शून्यक और गुणांकों में दूसरे संबंध की अल्फा और बीटा, यानी इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा c/a। अब ये c क्या है, यहां पर ये अचर पद है, ठीक है, और ये a जो है x² का गुणांक, ठीक है, ये अचर पद है और a जो है x² का गुणांक है। इस तरह से हम इनके संबंध को समझ सकते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेके और इसको बेहतर ढंग से आपको बताता हूं। देखो मेरी कराना क्लासेस के चांद सितारों, हमारे सामने ये क्वेश्चन दिया गया है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px के ग्राफ यहां पर दिए गए हैं। अब हमें क्या है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। आप जो है px के लिए जो है यहां पर शून्यकों की संख्या ज्ञात करेंगे। आप बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसा है बच्चों, मेरे मित्रों, प्रिय छात्रों, आप बहुत ही ज्यादा मन लगा के पढ़ाई कीजिए। अभी जो समय है वो आपके बेहद अनुकूल है। देखिए इस मौसम में न तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है, न ज्यादा बरसात है और न आपको ठिठुरा देने वाली सर्दी है। बहुत ही अच्छा मौसम है। इस मौसम का आप फायदा उठाइए, लुत्फ उठाइए और इसको अपने पढ़ाई में काम में लीजिए। अभी जो ठिठुरा देने वाली सर्दी आएगी ना, उसमें याद रखना आपका मन रजाई में घुसने का करेगा और जैसे ही 10-5 मिनट में रजाई गर्म हुई और आपका जो शरीर है, वो बॉडी है, वो एकदम रिलैक्स हो जाएगी। और इस शरीर की एक खास बात है, और इस शरीर की एक खास बात है, इसको जैसे ही आराम मिलता है ये एकदम आलस्य में चली जाती है, आपको कुंभकर्ण बना देती है। कौन? ये बॉडी। इसको ज्यादा आराम देना भी घातक है। इसलिए हमेशा खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, लेकिन जो हमारा मेन टारगेट है पढ़ाई का, उसे पूरा करो। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ाई के टारगेट को पूरा करो। मेरे प्रिय दोस्तों, मित्रों, मेरे प्रिय बच्चों, आप पढ़िए, आपको पढ़ना होगा। आपके खुद के सपनों के लिए,
आपके माँ बाप की आशाओं के लिए आपको पढ़ना होगा और आपको वो मुकाम हासिल करना होगा जिसका सपना आप, आपके माँ बाप, आपके परिवारजन, आपके नातेदार, रिश्तेदार देखते हैं। ठीक है। और ऐसा कोई काम इस दुनिया में नहीं है जिसे इंसान नहीं कर सकता। माना कि पढ़ाई भारी लगती है, आलस आता है, जोर आता है, लेकिन आप इसे अगर हैबिट में डाल लोगे कि नहीं मुझे तो पढ़ना है, और जिस दिन पढ़ाई हैबिट में डाल ली तो यकीन मानो दोस्तों, आप जो चाहोगे वो पालोगे। इस पढ़ाई की आदत में वो ताकत है, वो क्षमता है जो आपको मनचाहा पद, मनचाहा कद दिला देगी। इसलिए बिंदास होकर आप अपने टारगेट को पूरा करो। और जो आपका टाइम शेड्यूल है कि नहीं मुझे तो डेली इतना पढ़ना है, पढ़ना है मतलब पढ़ना है। ठीक है। अगर आप धार्मिक हो तो आप कोई सी पुस्तक उठा लो, हिंदू धर्म की ले लो, मुस्लिम धर्म की ले लो, जैन, ईसाई, बौद्ध, सिख, पारसी, किसी भी धर्म में चले जाओ, हर धर्म आपको यह कहेगा कि आप कर्म कीजिए। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। ठीक है। कर्म के बिना कुछ नहीं है। आप जैसा कर्म करोगे आपको फल भी वैसा ही मिलेगा। आप अपना सपना साकार करने के लिए मेहनत कर रहे हो तो निश्चित रूप से आपको वह फल मिलेगा जिसकी आप आशा रखते हो, जिसकी आप इच्छा रखते हो। अरे बुजुर्ग कहते हैं ना गांवों में कि लेख लिखनते तो पहले से ही लिखे हुए हैं। नो मित्रों, जो लिखा हुआ है ना उसको इंसान कर्म से बदल सकता है उसको। ठीक है। तो आप अपना कर्म कीजिए। अगर आप धार्मिक हो तो खुद ईश्वर भी ये कहते हैं कि जिसका जो कर्म है वो उसे कीजिए, वही मेरी भक्ति है। जिसका जो कर्म है वो ईमानदारी से उसे करो तो मैं खुश होऊंगा, ऐसा ईश्वर ने कहा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर एक शिक्षक ईमानदारी से पढ़ाता है तो मुझे खुशी होती है। अगर एक किसान ईमानदारी से खेती करता है तो मुझे खुशी होती है। अगर एक वणिक ईमानदारी से व्यापार करता है तो मुझे खुशी होती है। और अगर एक विद्यार्थी ईमानदारी से पढ़ाई करता है तो मुझे प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। यानी कि जिसका जो कर्म है वो उसे ईमानदारी से कीजिए, ईश्वर खुश होगा। तो आपको पढ़ना होगा। ईश्वर को खुश करने के लिए, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए, आपको अपना मुकाम हासिल करने के लिए आपको पढ़ना होगा। ठीक है। और कराना क्लासेज और मैं पूरी ईमानदारी से आपके साथ हैं। आप पढ़िए, आपकी जो भी समस्या होगी, किसी भी तरह की कोई भी समस्या होगी, मैं आपके साथ हूं। कराना क्लासेज बराबर से आपके साथ खड़ी है। ठीक है मित्रों, आओ पढ़ो, देखते हैं कि px के शून्यकों की संख्या हमें इसमें ज्ञात करनी है। ठीक है। अब हम यहां पर देख रहे हैं कि ये जो है x को कहीं भी टच नहीं कर रही है, यानी यहां पर जो है शून्यकों की संख्या नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगी, शून्य होगी। कितनी होगी? शून्य। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर x को दोस्तों एक बार टच कर रही है ये लाइन। ठीक है। तो शून्यकों की संख्या क्या होगी? एक। यहां पर 1 2 3 तीन बार है तो शून्य इसमें 3 होंगे। ठीक है। और यहां पर देखिए 1 2 दो शून्यकों की संख्या है। x को जो है ये 2 बार टच कर रही है तो यहां पर 2 शून्यकों की संख्या होगी। इसी तरह से यहां
1 2 3 4, यहाँ पर कितनी होगी 4, और यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर होगी 3। इस तरह से जो है हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये कोई ज्यादा टिपिकल बात नहीं थी। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं वो क्या कहता है। देखिए प्रिय बच्चों, देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करने हैं हमें, और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की जो सत्यता है उसकी जांच करनी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस द्विघात बहुपद को देखिए, इसको हल करेंगे। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है, और इसके शून्यक भी हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए पहले इसको हल करेंगे। शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम इसके ऐसे टुकड़े करेंगे जिनको जोड़ने या घटाने पर -2 आए, और उन्हीं टुकड़ों को गुणा करने पर, और उन्हीं टुकड़ों को गुणा करने पर 8x² आए। ठीक है, आपने बीजीय व्यंजक हल किए होंगे समीकरण। तो अब देखिए इसको हम करते हैं, इसके टुकड़े। जैसे जोड़ने या घटाने पर -2x कब आएगा, उसमें गुणा 8x² भी आना चाहिए उन दोनों का। तो देखिए 2 प्लस के ले लें और माइनस के 4 ले लें, तो माइनस के 2 बच जाएंगे, और दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस के 8x² देंगे, यानी कि प्लस 2x माइनस 4x और माइनस 8, यानी इसको हमने डिवाइड कर लिया इनमें। ठीक है, आपके बहुत बेहतर ढंग से ये समझ में आ रही होगी। अब हम यहां से इन दोनों में से और इन दोनों में से अलग अलग कॉमन लेते हैं। यहां से हमने x को कॉमन लिया है, अंदर ये x बच गया और प्लस यहाँ पर 2 बच गया। ठीक, यहां से हमने -4 को कॉमन लिया है, तो अंदर x बच गया है, और -4 गए तो प्लस के 2 बार इसमें भाग जाएगा 8 में इसकी, यानी ये और ये जो है सेम आएंगे। अब देखिए इस पूरे में से x + 2 को हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ x - 4 बच जाएगा, यानी x + 2, और इधर हो गया x - 4। ठीक है, ये हमारे बीच में ये आए हैं। अब यहां पर जो है ये शून्य कब होगा, जब इस x + 2 का मान और x - 4 का मान शून्य आए, तभी तो ये 0 होगा। यानी कि हम यहां पर ये कह सकते हैं कि अगर x + 2 बराबर 0 हो, अर्थात x का मान यहां पर 2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा कि नहीं, यानी -2 आया। और दूसरे में क्या है, x - 4 बराबर 0 अगर हो तो x का मान यहां से +4 आ जाएगा, ये 4 इधर जाएगा तो प्लस के हो जाएंगे, यानी कि x बराबर -2 और x बराबर 4 आया। यानी कि ये हमारे जो है इस द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। शून्यक कौन कौन आए हैं, शून्यक एक तो -2 है और एक है 4, ये शून्यक हैं। अब हम इन शून्यकों के योग और गुणन को देखते हैं, इनकी सत्यता की, इनके बीच में संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। सबसे पहले योग करेंगे हम, यानी -2 इसमें योग करेंगे इस 4 का +4, क्या बचा, यहां से जो है हम +2 बच जाएंगे, यानी कि ये योग में आया है। और गुणन में क्या आएगा, गुणन में हम इसको करेंगे तो देखो -2 गुणा +4, तो 4 दूनी के 8, और ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस के 8, यानी गुणन में ये आया है 8। अब हम जो है वहां से संबंधों को देखते हैं कि वास्तव में जोड़ जो है इनका योग जो है +2 आता है,
और गुणा -8 आता है या नहीं। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। यहां से क्या होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब माइनस बी कौन है, यहां पर जो है माइनस का चिन्ह तो आएगा ही आएगा, और x का गुणांक देखिए दोस्तों, इसमें बहुपद में कौन है, -2। तो -2 है, माइनस भार है, इसलिए इसमें हम इसको कोष्टक से बंद कर देते हैं। और a कौन है, ये तो x का गुणांक है, और a कौन है, x स्क्वायर का गुणांक। x स्क्वायर देखिए बहुपद में ये रहा, और इसका गुणांक जो है कुछ भी नहीं है, तो उसको हम 1 मानेंगे। ठीक है, अब यहां देखो माइनस माइनस चिन्ह प्लस हो जाएगा, और बटे में ये 1 है, 1 का 2 में भाग देंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, ये हमारे पास में योग जो है 2 आया, तो दोनों का जो है योग, यानी कि ये जो है हमारा सत्य साबित हुआ है इन संबंध। अब देखो इसमें दूसरा देखते हैं गुणा। ठीक है, अल्फा बीटा का गुणा देखिए, गुणे में क्या है, c/a। c कौन है, c अचर पद है, और a जो है x² का है। ठीक है, c अचर कौन है, -8, और a कौन है, 1। अब इसमें जो है 1 का भाग देंगे तो -8 ही आएगा, और -8 जो है हमारा गुणन में भी आया था। दोनों को जो शून्यकों को हमने गुणा किया तो -8 आया, और इधर भी -8 आया है। यानी कि हमें जो है इनके संबंध, शून्यकों और गुणांकों के संबंधों की जांच करने पर, शून्यकों के गुणांक ये रहे, हमने इनको गुणा किया, और गुणांकों को जो है इनको किया, तो इनके संबंध में हमने पाया कि ये जो है संबंध सत्य हैं। अपने माँ बाप की आंखों के तारों और कराना क्लासेज के चांद सितारों, देखिए अब हम जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कि योग तो ये है और गुणनफल ये है, इसमें योग ये है, गुणनफल ये है। तो हमें जो है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले तो माना कि इसको हम हल करें, और माना कि ax² प्लस bx प्लस c है। ठीक है, ये हमारे पास में एक द्विघात बहुपद है। अब ये कह रहा है कि शून्यकों का योग तथा गुणनफल ये हैं, तो हम सबसे पहले शून्यक जो हैं ये है, तो इसके शून्यक अल्फा और बीटा मान लें। ठीक है, साथ में मान लिया, तो इस हिसाब से जो है शून्यकों का योग क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये मान लिया योग, और इसमें दे रखा है कि योग तथा गुणनफल ये है, तो योग ये है, और अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1/4, और होता क्या है, -b/a, यानी कि x का जो गुणांक है वो बटे में x² का गुणांक, यही तो होता है। तो यहां से ये आ गया, और इसका गुणनफल देखते हैं, अल्फा बीटा बराबर ये -1 दे रखा है, और -1 को जो है हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से। क्यों, -1 ही है, क्योंकि यहां पर a जो है 4 है, तो यहां जो है हमने क्या है, c/a ही तो है, गुणनफल तो c/a ही होगा, तो a को 4, तो ये -4/4 इसमें कर लिया। अब देखिए इस हिसाब से a बराबर कौन हुआ है यहाँ पर 4, b बराबर कौन है, b -1 हो गया ये। ठीक है, या -b बराबर 1, बात तो वही है, और c बराबर क्या आया है, -4। तब जो है हमारे पास में द्विघात बहुपद होगा
ए की जगह पर 4 रख देंगे, बी की जगह पर ये रख देंगे -1 और सी की जगह पर -4 रख देंगे। अरे ये तो हमने माना है ना, तो ए बी सी के मान ये आ गए। ठीक है, तब देखो द्विघात बहुपद क्या होगा, 4x² माइनस x, एक है ना, एक को यहां रखेंगे तो -x हो गया और ये -4, ये हमारा जो है द्विघात बहुपद होगा। अब देखिए इसी तरह से जो है हम इसमें देखते हैं, इसमें भी क्या है कि अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है, 4 है, और 4 क्या है, ये -b/a है, और अल्फा बीटा ये क्या आएंगे, ये हमारे पास में 1 है, और 1 को जो है हम क्या 1/1 लिख लो, और ये क्या आ जाएंगे c/a। अब यहां से देखिए हमारे पास में a का जो मान आया है वो क्या है 1, यहां पर बटे में 1, कोई दिक्कत नहीं है 1, और b का जो मान आया है वो आया है 4, यानी कि b का -4 हो जाएगा ये। ठीक है, और जो c का मान है वो आया है 1। अब यहां पर द्विघात बहुपद क्या बनेगा, a b c के मानों को उसमें रख देंगे, तो a यानी कि x² -4x हो गया, और c का मान 1 + 1 यानी कि x² -4x + 1, ये हमारे पास में द्विघात बहुपद आए। ठीक, इस तरह से जो है हम बड़ी आसानी से इनको हल कर सकते हैं। एक बार कंसेप्ट आपके दिमाग में फिट बैठ गया तो बच्चों बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आप देख लीजिए, बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से ये जो है हल हो गए। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट लिख दें कि सर यहाँ पर जो है मेरी समझ में नहीं आया, इसको थोड़ा सा और क्लियर करें, तो मैं जो है आपको तुरंत इसमें बता दूंगा।